क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है? वोट चोरी के इतने इल्जामों के बाद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? इलेक्शन कमीशन पर पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों खो रहा है? दोस्तों, कैंडिड टॉक्स के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इशाकी साहब से चर्चा करेंगे ईसीआई पर बढ़ते सवालात और इल्जामात पर। इशाकी साहब, आपका स्वागत करता हूं हमारे कैंडिड टॉक्स स्टूडियोज में। शुक्रिया। इशाकी साहब, आजकल मुल्क भर में वोट चोरी को लेकर कई सवालात उठ रहे हैं। इस पर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही है? वोट चोरी को लेकर ख़ास करके पिछले 3-4 महीनों से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कर्नाटका में, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने पहली बार ये मसला उठाए थे कि कर्नाटका के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है महादेवपुर, एक पार्लियामेंट के हलके में 6 से लेकर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज तक रहते हैं। उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटों के सिलसिले में धांधली हुई थी, उसको लेकर उन्होंने जो है वोट चोरी का मामले को फर्स्ट टाइम एक्सपोज करे थे उन्होंने। तो जिसमें से जो है कहीं 6,000 से भी ज़्यादा वोट्स एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलरली डिलीट कर दिए गए, जो है वोटर लिस्ट में निकाल दिए गए हैं। और वो ख़ास करके जो है वो जो एक हल्के असेंबली में जो धांधली हुई थी, उसके वजह से वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट के बजाय बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया था। लेकिन एक्चुअली वो जबकि बाकी के 6 असेंबली हल्के में कांग्रेस को अच्छी सी मेजॉरिटी आई, लेकिन लास्ट में जो वहाँ पे जो है ये धांधली हुई थी, इसके वजह से हुआ, बल्कि फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपोज किया था। तो उस मामले में भी इलेक्शन कमीशन से कोई ठोस रिएक्शन नहीं था। एक इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं, जो स्टेट पे रहते हैं इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के तौर से, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ईच स्टेट में काम करते हैं। उनका रिस्पॉन्स आया था कि भाई आप कुछ एफिडेविट पेश करो, कि भाई एफिडेविट फाइल करो आप, तो हम देखेंगे बोल के। तो एक्चुअली वो अपसर्ड डिमांड है, क्योंकि जबकि एक लीडर ऑफ अपोजिशन बता रहे कि भाई सपूतों के साथ में एक ही इसमें ड्यूअल एंट्रीज है, मतलब एक ही नाम का वोटर की जगह कहीं पे है और डिलीशन हुआ है। ये होने के बाद में उसके ऊपर को कार्रवाई करके उसकी छानबीन करके हुआ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को लोगों के सामने रखना है। क्योंकि एक बड़ी बड़ी इल्ज़ामात आयद की गई, क्योंकि भाई वोटों में चोरी हुआ वहाँ पे, नहीं तो एक्चुअली हमारा कैंडिडेट जीतता था बोल के। तो इलेक्शन होने के बाद में 45 डेज तक हमारा टाइम रहता, जब तक हम पूरे ऐसा जो है सब जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा रहता वो पूरा जो है इरेज कर देते मतलब तो मिटा देते उसका, ऐसा कुछ वो उसको फर्स्ट वो महादेवपुर का तो इंसिडेंट में कोई इलेक्शन कमीशन के साथ में वो नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है महाराष्ट्र पे भी उठाए गए हैं। महाराष्ट्र का मेन इल्ज़ाम ये है कि महाराष्ट्र में ख़ास करके महाराष्ट्र असेंबली पोल्स में, तो महाराष्ट्र असेंबली पोल्स जिस दिन पोलिंग ख़त्म हुआ था उस दिन शाम के 6:45 को 6:45 पे एक फिगर दिया गया कि भाई सर्टेन फिगर इतना सा परसेंटेज हुआ बोल के। रात में 11 बजे के बाद और एक परसेंटेज दिया गया कि भाई दिस इज़ अ फाइनल परसेंटेज। जनरली इलेक्शन के बाद यही होता है कि भाई इनिशियल रिपोर्ट्स, मतलब शाम में जब 5-6 बजे इलेक्शन का पोलिंग ख़त्म होता है तो एक फिगर आता है कि अंदाज़न, यानी प्राइमरी फिगर्स, प्रिलिमिनरी प्राइमरी जो भी फिगर्स है वो आ जाएंगे। उसके बाद में बताया जाता है कि भाई 45% हुआ, 55% हुआ। जब रात तक पूरे जो जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने पोलिंग बूथ्स है पूरा इन्फॉर्मेशन आने के बाद में रात में से उसका फाइनल टैली करने के बाद में फाइनल फिगर दिया जाता है कि भाई रात में कभी कभी देर रात में भी होता है, कभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हो जाता है। ये जनरली ये प्रैक्टिस है। ये कई सदियों से, जब से इंडिया में इलेक्शन कमीशन कायम हुआ है और जब से भी इलेक्शंस हुए, उस ज़माने में बैलेट पेपर रहता था, जब भी ऐसा ही होता था, 1-2 दिन देर में होता था। अब तो EVMs आ गए थे, मिनट घंटों में आ जाने का चाहिए, मगर उसमें भी देर हो रही थी। फिर भी उसके बाद में क्या हुआ, इसमें मेनली महाराष्ट्र के स्थिति में जब पहले तो एक बताया गया कि पहले दिन पोलिंग के शाम में, पोलिंग रात में, देर रात के बाद में, आधी रात के बाद में एक फिगर बताया गया। लेकिन
इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ अभी तक, जितना मेरा नॉलेज है। मैं क्योंकि 35 साल से मैं जर्नलिज्म फील्ड में हूँ, मेरे नोटिस में तो कभी नहीं आया। कोई सीनियर्स को भी कुछ याद रहे तो होता, मगर मैं कहीं भी पढ़ा सो भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और एक फिगर भी जाती है कि भाई दिस इज़ द फाइनल फिगर, और जो ओरिजिनल फिगर है ये फाइनल फिगर को मैंने पहले जो रात में 11 बजे 12 बजे जो बताया गया था जो फाइनल फिगर बोल के, वो और काउंटिंग से पहले जो फिगर बताई गई, दोनों के बीच में जो है 75 लाख का डिफरेंस है। 75 लाख। इसमें भी कई लोग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बोल के, एक ADR बोल के, वो लोग और चंद रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग अपने फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड परकाला प्रभाकर बोल के, ये लोग पूरे जो है वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे महाराष्ट्र में, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया गया कि भाई हमारे पास 1 लाख तक पोलिंग सेंटर्स है। पोलिंग सेंटर्स में अगर 7,500 के हिसाब से एक भी देख लिए तो 75 लाख कोई मायना नहीं रखता। मगर वहाँ पे तो इलेक्शन का रिजल्ट ही उल्टा हो गया। सब लोग जीत रहे थे। कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की ग्रुप है, NCP शरद पवार की ग्रुप है, ये लोग तो पावर में आने वाले बोल के बता रहे थे, जबकि पूरा इलेक्शन रिजल्ट तो वहाँ पे उल्टा हो गया। इसके वजह से हुआ या क्या हुआ, तो एक तो है लोगों के नज़र में तो दिमाग में तो एक तो शुरू हो गई कि भाई डाउट तो पैदा हो जाता कि 75 लाख का। अब रिसेंटली चंद दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले, फिर हरियाणा के बारे में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, जिसमें बताया गया कोई ब्राज़ील की कोई मॉडल है, उनका तो नाम एक हल्का असेंबली में या कोई पोलिंग बूथ में 19 टाइम्स रिपीट हुआ, 9 टाइम्स या 19 टाइम्स। तो यहाँ ये उसमें से बताया जाता कि भाई वोटिंग भी हो गया, तो ब्राज़ील के फ़ोटो तो ब्राज़ील का मॉडल का है, फिर वोट कौन करे। तो इसका मतलब ये तो ठोस सबूतों के साथ जब लीडर ऑफ द अपोजिशन, जबकि बताया जाता है कि भाई आप भी आपका वोट चैलेंज कर सकते हैं, आपको टेंडर वोट दिया जाता है, वो सब कुछ है ना। तो इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के वास्ते इतना सा ओपनली लीडर ऑफ अपोजिशन विद सबूतों के साथ में अभी तक ये पूरा पेश करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो भी है, जैसा कि किरण रिजिजू, परसों किरण रिजिजू का रिस्पांस आया था जब पहली बार कर्नाटका वगैरह दिखाए, तो अनुराग ठाकुर कोई मिनिस्टर, उनसे उनका रिएक्शन आ रहा, मगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा ठोस सबूत अभी तक, मतलब उसके ऊपर छानबीन करने का या उस पर जो है प्रॉपर रिस्पांस अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। ये तो इसके ये लेके क्या हो, लोगों के दिल में तो डाउट्स रेज होंगे कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है बोल के। इशाकी साहब, ECI के पावर्स क्या है? ये बॉडी के कितने इख्तियारात होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा गया तो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गया तो बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है। तो इलेक्शन कमीशन कायम की गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए। कहीं भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ भी शक आया तो लोगों को जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा, इट्स नॉट डिज़ायरेबल टू दी ए फेयर एंड फ्री डेमोक्रेसी को। लेकिन आप हाल ही में इलेक्शन कमीशन तो बहुत सारे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात आयत हो रहे हैं खास करके। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स देखा गया तो इलेक्शन कमीशन इज़ ए प्योरली इंडिपेंडेंट बॉडी। एक इलेक्शन कमिश्नर को अगर अपॉइंट किए तो उनको अपॉइंट होने के बाद उनको निकालने के लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो मैक्सिमम उनको सेंसर कर सकते हैं, मगर उनको जो इमीडिएटली वो पोस्ट से हटा नहीं सकते। उसके लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को जैसा अपॉइंट करने तो जितना सा इम्यूनिटी है, उतना सा इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी भी है। कोई एक्शन नहीं ले सकता, उनको कोई जेल नहीं भेजा सकता। इसीलिए उतना सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का के वास्ते उनको वो पावर्स पूरे दिए गए हैं कि भाई कि इलेक्शन कमीशन खाली शक के बुनियाद पे भी किसी को इलेक्शन से कंटेस्ट करने में रोक सकता और उनको जो है डिस्क्वालीफाई भी कर सकता। मैं उसको एक एग्जांपल बताता हूँ कि 1980s में बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना के फाउंडर हैं, उनको सिर्फ एक भड़काऊ भाषण देने के बुनियाद पे कई साल तक उनको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रहे, जैसा डिस्क्वालीफाई करा गया। सो
आप ये जनरेशन को उतना ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन जब 90s में TN शेषन नाम के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। पहले तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहते थे, फिर उसके बाद में कांग्रेस के यूपीए के दौरान ही, मतलब शेषन के एक्सपीरियंस के बाद में से वो क्या हुआ बोले तो एक इलेक्शन कमिश्नर रहा तो जो है बहुत ज़्यादा मनमानी हो जा रही, तो उसको 3 इलेक्शन कमिश्नर करके उसको कमीशन बना के उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनको दो आजू बाजू में लेफ्ट एंड राइट में एक दोनों कमिश्नर्स को बिठा के वो करे थे। थोड़ा सा डाइल्यूट होने की कोशिश कांग्रेस भी करी थी, लेकिन मेन सेशन का दौरान इलेक्शन कमीशन का एक गोल्डन पीरियड माना जाता, पार्टिकुलरली सेशन की इंटीग्रिटी, उनकी इम्पार्शियलिटी की जो है इलेक्शन उन्होंने जब उस ज़माने में कंडक्ट करे थे, कि उनके कई मिसाल हैं उनके। तो जब तक इलेक्शन कमीशन एक नाम के वास्ते एक बॉडी थी, इलेक्शन होते रहती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इतने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है बोल के जब कॉमन मैन को जब समझ में आया कि सेशन के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है ये कैंडिडेट सिलेक्शन में जो अखराजात रहते उसमें जो एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिमिट ये करना है, और इलेक्ट्रल आइडेंटिटी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स वोटर आईडी देना, अभी तो वो आ गया, तो पहले तो छोटा सा पेपर पे कार्ड जैसा रहता, वोटर स्लिप बना के वोटर का कार्ड बना के वो देते थे, वो सब तो जब इलेक्शंस हुए थे सेशन के दौरान तो उनके कई हिस्से हैं, उसमें से एक तो है कि भाई पंजाब इलेक्शन, खास करके पंजाब के भी एक चंद घंटे में पोलिंग शुरू होने वाला था, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने तो इलेक्शन वहाँ पे कैंसिल कर दिया सुबह में, मतलब पोलिंग चंद घंटे पहले। वो तो एग्जैक्टली मेरे को सिमिलरली मध्य प्रदेश में कोई गवर्नर थे, उनके सन वाज कंटेस्टेड इन द इलेक्शन एक पर्टिकुलर असेंबली में, तो बाप जाके बेटे के वास्ते कैंपेन कर रहा था, तो वो इलेक्शन को रोक दिए, और 148 और 150 कैंडिडेट्स को उनके टर्म में, उनके 6 ईयर्स का पीरियड में, उनको प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपॉइंट करे थे सेशन को। उन्होंने, मैं समझता हूँ देवेगौड़ा के एज ए प्राइम मिनिस्टर थे जब तक ये पूरे 6 ईयर्स पीरियड में जितने भी इलेक्शन करे वो पूरा सेंसेशन था। उन्हें हैदराबाद में जब हम लोग नए नए आए थे फील्ड में, जर्नलिज्म में, तो उस वक्त लेक गेस्ट पे भी यहाँ पे उन्होंने आना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कंडक्ट करे थे। उसके बाद में बहुत ज़माने में थे, मैं तो एक बार कुछ अटेंड करा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उनके दौरान इलेक्शन कमीशन का एक्चुअल पावर क्या है लोग देखे थे। उसके बाद से जो है अब 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। अब ख़ास करके ये टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पर्टिकुलरली बीजेपी आने के बाद में से जितना सा इल्ज़ामात पे इलेक्शन कमीशन पे आए हैं, मैं समझता हूँ कि माजी में कभी भी इतना सा ज़्यादा इलेक्शन कमीशन तो डिफेम नहीं हुई। वो कहाँ तक एक्शन ले सकता है? जैसा कि मैं बताया कि बाला साहेब ठाकरे को सिर्फ एक भड़काऊ भाषण से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, उनको 2019 इलेक्शन में ही हो सके तो बैन कर सकती थी, डिस्क्वालीफाई कर सकती थी। क्योंकि जब आपको है पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा के अटैक में जो 2019 में जब इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने पुलवामा के अटैक के नाम पे फर्स्ट टाइम वोटर्स से आपका पहली वोट जो है पुलवामा के नाम पे बीजेपी को यानी एनडीए हुकूमत को वोट करो बोल के पूछा। दैट इज़ वो एक ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर सकती, मगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी एक्शन नहीं ली। मतलब उसको पावर है, क्योंकि ये एक इंसिडेंट से आप बता सकते कि भाई इलेक्शन कमीशन कितना बयासट काम कर रहे हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स है जब बहुत बड़ा अपोजिशन के साथ में अप्रोर हो गया, सब गड़बड़ करने लगे, तो सिर्फ एक नोटिस भेजा गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को नहीं भेजा गया। तो तीसरा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकती कि भाई आप भड़काऊ भाषण दे रहे बोल के, आप नहीं तो आपको क्लियर कट। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कल बिहार के इलेक्शंस हुए थे। बिहार के इलेक्शन के फर्स्ट फेज जो है 6 तारीख को हुआ था। 6 तारीख के पोलिंग में कई बीजेपी लीडर्स दिल्ली में और जयपुर में ऐसा 2 जगह ड्यूअल वोट के सबूतों के साथ में अपोजिशन लीडर, जैसा कि आम आदमी पार्टी
एक्सपोज करी थी, और कई दूसरे एक दो पार्टीज वो विथ फोटोज़ के साथ में। एक तो कोई एमएलए या एमपी के फैमिली के मेंबर्स जो है 2 वोट्स डालते हुए 2 उंगलियां बताए, सो जो ये बोरे इंसिडेंट्स है ना, इस पे कम से कम अभी तक, यानी 6 तारीख हुआ, आज हम 9 तारीख, ये 3 दिन में कम से कम उनको इलेक्शन कमीशन एक नोटिस भी नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन के पास हर पावर भी है, उनको अरेस्ट करवा सकती है। अब जैसा कि कई बूथ पे चोरी वोट डालते हुए पकड़ा गया तो क्या करते हैं, उसके इमीडिएट पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं ना, बाद में बेल वेल वो सब अलग बना, बट दैट इज इलेक्टोरल ऑफेंस, आपको क्लियर कट दिखा जा रहा है। तो सिमिलरली एक ही बंदे बता रहे हैं कि भाई 2 वोट, मतलब इम्पर्सनेशन है वहाँ पे, किसी के वोट के नाम पे, एक ही नाम पे एक ही बंदा 2 वोट कर रहा, बोले तो एक तो उनका खुद का वोट रहा, तो दूसरा जो इम्पर्सन दूसरे की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ समबडी इज वोटिंग ना, तो इसी उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। मगर अभी तक एक्शन नहीं, कम से कम एक नोटिस भी नहीं इशू कर गया। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो लोगों को अरेस्ट करवा सकती, और जो भड़काऊ भाषण देने की जो भी कंप्लेंट्स आए हैं वो लोगों को नोटिस देना है। उन लोगों को चाहे तो इलेक्शन से वो लोगों की इमीडिएटली स्टॉप करके वहाँ पे इलेक्शन एडजर्न कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे पावर्स है इलेक्शन कमीशन को, मगर उसमें से गुज़िस्ता 2-3 डिकेड से तो आफ्टर सेशन के बाद में कोई भी ऐसा कोई प्रोमिनेंट इंसिडेंट नहीं है जिसमें इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन ली। सो इलेक्शन कमीशन अभी तक तो मेरे नज़र में तो नहीं है, देखना चाहेंगे, फिर एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई एक आधा हम मिस हो गए क्या सब्जेक्ट टू द करेक्शन, मगर जितना वही प्रोमिनेंट इंसिडेंट तो नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू टेक एक्शन एट एनी टाइम। इलेक्शन ही रोक दे सकती है, अगर उसको खाली सिर्फ शक के बुनियाद पे या ना तो कोई कंप्लेंट कर दिया तो कर सकती है, मगर वो कहीं भी अभी तक तो सेशन के बाद में तो कोई इंसिडेंट ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। इशाकी साहब, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सवाल दिन पे दिन उठाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह चुप्पी चलते रहेगी तो आवाम का उस पर से कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा क्या? तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लॉस होगा, क्योंकि भले तो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं। ये 2 चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें से जो है फ्री एंड फेयर, उसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना है, इम्पार्शियल रहना है। कोई भी माल प्रैक्टिसेस, इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस हो रहे बोले तो इमीडिएटली रिएक्ट होना है। कोई भी कंप्लेंट उसको हर कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या रेट दी, 18 ईयर्स आ गए आप तो वोटिंग रेट मिल गया आपको, तो आपने चाहे सो गवर्नमेंट को, आपको चाहे जो नुमाइंदों को आप चुन सकते हैं, मगर वैसे हालात नहीं है। उसके क्वाइट अपोजिट हो रहे, पब्लिक अप्रोर हो रहा, लोगों के दिमाग में जो है डाउट पैदा हो रहा, लीडर अपोजिशन पार्टीज आवाज़ उठा रही कि भाई ये पूरे माल प्रैक्टिस हो रहे, बल्कि जब बोले तो इधर की तरफ से, आपकी तरफ से, मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली पीपल विल लॉस देयर कॉन्फिडेंस ऑन दिस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो इसके जिम्मेदार कौन रहते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, वहाँ पे हेल्म ऑफ अफेयर्स, उसके ऊपर जो दर्जे पे बैठे हुए इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर माई फर्स्ट टाइम, अभी तक मेरे को तो अभी तक याद नहीं है, TN सेशन का ज़माना तो मैं आपको जिक्र करा था, जब तो इलेक्शन कमीशन का नाम लेते ही इवन जितना भी बड़ा लीडर है कांप उठता था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ में नारे लग रहे, जैसा कि बिहार में एक इलेक्शन रैली में प्रियंका गांधी, जब ये मौजूदा तीनों इलेक्शन कमिश्नरों के नाम ले रहे तो लोग उधर से उनके खिलाफ में जो है नारे लगा रहे। ज्ञानेश कुमार, SS संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। तो इट्स अ वेरी शेमफुल सिचुएशन है इलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। शर्मनाक वाकया था ना कि लोग अब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के ऊपर लोग जो है खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो भी अपना वोट जा रहा, मेरा वोट चोरी हो रहा बल्कि लोग ये कर रहे, और जो जिंदे लोग हैं उनको मुर्दा करार दे रहे। हम जिंदा है बोल के वो लोग अदालत के सामने आके हम जिंदा है बोल के साबित करने की ऐसी नौबत इंडिया में मैं समझता हूँ कोई भी क्या बोलते इमेजिन भी नहीं कर रहा हूँगा। वैसे सिचुएशन आज इंडिया में आ गया।
तो इसके पूरे जिम्मेदार कौन है? तो एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन आ गया ना बताना है कि भाई नहीं, ये यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे ये झूठ है, ये सच है। सिर्फ बैठ के रिजेक्ट करने से, नहीं 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 ये पूरा झूठ है बोल के बोलने से नहीं ना, उसके साथ ठोस सबूत के साथ, जब आपके सामने सबूत पेश कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट जो भी है, जो कांग्रेस हो, इवन फॉर दैट मैटर बीजेपी हो, जो भी है कर रहे, अगर कर रहे बोले तो आप एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लूज होता। अब जिस तरह कांग्रेस ये सवाल उठा रही है वो चोरी को लेके, तो इसी तरह पिछली बार देखा ये भी गया है कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी ये सवाल उठाए थे पिछली बार। हाँ, एक्चुअली चंद्रबाबू नायडू 2019 इलेक्शंस के बाद में चंद्रबाबू नायडू सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, ईवीएम में धांधली हो रही, ईवीएम में गफला हो रहा बोल के उन्होंने कोर्ट को भी गए थे। तो वहाँ पे कोर्ट के डायरेक्शन, यहाँ पे जुडिशरी का भी, तो चंद्रबाबू नायडू के, खास करके चंद्रबाबू नायडू के मामले में कोर्ट का डायरेक्शन ये था कि भाई जो वीवीपैट्स रहते हैं ना, वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उसमें रैंडम काउंट करने का एक उस ज़माने में डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो भी डायरेक्शंस दिए, उसको लेके भी लोगों पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में क्या है बोले तो जैसा कि 3 अपने डेमोक्रेटिक मेन पिलर्स जो भी है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव बॉडी बोले तो पार्लियामेंट, स्टेट में आपका असेंबली, और एग्जीक्यूटिव बॉडी बोले तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो, और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स एंड ऑल दैट। तो किसका जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जो पार्लियामेंट अफेयर्स में स्पीकर के मामले में, पार्लियामेंट जो भी मामले में जो भी डिसीशंस लेते हैं उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती। जुडिशरी का स्क्रूटनी लिमिटेशंस है थोड़े हद तक। लेजिस्लेशन यानी एक्ट बनाया गया, स्टैट्यूट्स बनाए गए, उसके ऊपर स्क्रूटनी करते, वो पावर पूरा अलग है। लेकिन जहाँ तक है, जैसा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के मामले में कोर्ट के पावर भी लिमिटेड है, तो कोर्ट ज़्यादा से उनको कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकती। तो ये भी एक एडवांटेज बन जाता है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि और इलेक्शन कमीशन को कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है। अब जैसा कि वोटिंग हो गया, 45 डेज हो गए, उसके बाद में रिकॉर्ड्स ही रेज कर देते हैं। अनलेस अनटिल ये 45 डेज में आप कोर्ट को जाना है, कोई भी कंटेस्ट करा वाला है, कोर्ट को जाके, कोर्ट मतलब इलेक्शन, उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने के बाद में, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद तो सिर्फ वो हल्का असेंबली हो, वो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी हो, पार्लियामेंट का सीट हो, वहाँ तक जो है वो रिकॉर्ड्स वो लोग प्रिजर्व करेंगे। बाकी के रिकॉर्ड्स पूरे जो है डिस्ट्राइक मतलब ख़त्म कर देंगे वहाँ पे। तो अब 45 डेज़ के बाद में चोरी वोट से भी जीतो, कुछ भी जरूर, कोई आइंदा कैंडिडेट चैलेंज नहीं करा। तो अब वोट चोरी के मामले में जब राहुल गांधी क्वेश्चन उठाने के बाद में वो लोग बता रहे कि भाई हम डिजिटल रिकॉर्ड मांगे थे, वो लोग डिमांड करे थे, तो इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई था कि भाई हम 45 डेज़ के बाद में उसको तो डिस्ट्रॉय कर देते। पॉइंट एक है। और दूसरी बात है कि भाई वो इलेक्शन कमीशन का जो CCTV फुटेज है उसको साझा करना चाहिए, बल्कि वो तो आज तो मीमा चल रहे हैं उनके ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर। तो एक्चुअली वो पब्लिक रिकॉर्ड के जैसा ही है। इलेक्शन कमीशन, आप वोटिंग करने के वास्ते जो क्यूज बनते हैं उसमें हर लोग ठहरे हुए रहते हैं, इट्स ओपन है, वहाँ का वो रिकॉर्ड देने के वास्ते भी। तो ये इसके वजह से एक क्लियर कट दे रखा ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड एक्ट कर रही, बोल के लोगों के इसमें ये हो रहा है। और ये चंद्रबाबू नायडू का तो जैसा है कि मैं बताया कि भाई जब उन्होंने पावर में थे, पावर में नहीं आए 2009 में, बिकॉज उन्होंने हार गए थे 2019 में, वहाँ पे जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट आई थी। तो उन्होंने EVMs में गफला हुआ बोल के जाके फिर काउंटिंग को डिमांड करे। तो वीवीपैट्स में, रैंडम वीवीपैट्स में जो पाँच एक वो कुछ है रैंडम, मतलब चुनिंदा इसमें से निकाल के, वो वीवीपैट से निकाल के उसको कंपैरिजन करके इलेक्शन डे ये करना, जहाँ पे जो भी डाउट एक्सप्रेस करे। उसके बाद में फिर उसको सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से मॉडिफाई करी थी कि भाई जहाँ पे भी हुआ तो EVPATs भी जो है साइमल्टेनियसली काउंट करना बोल के। अब वो चल रहा। मगर
अगर इलेक्शन का वोटर लिस्ट में ही गफले हो रहे तो ईवीएम का क्या? अब एक ही आदमी अब दो 3 वोट को जब अलाउ कर रहे मशीनरी, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसा ही इलेक्शन अनाउंस होता तो एंटायर स्टेट मशीनरी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। तो पूरा पावर जब 45 डेज रहो 1 मंथ रहो, जो भी इलेक्शन का जो भी पीरियड है, पूरे पीरियड में पूरे ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस को मानना पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन जो बोला वही उनकी ही हुकूमत चलती है 45 दिन में, तो जो कुछ भी हो सकता है। तो अब वो तो अब इसीलिए जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है इंडिया में, जो भी डेमोक्रेसी को बरकरार रखना चाह रहे हैं, वो लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो जो है कोर्ट में तो इसका कोई रेमेडी नहीं मिलता। अब उधर तो रूलिंग गवर्नमेंट तो इलेक्शन कमीशन के साथ में है, तो डेफिनेटली पब्लिक अप्रोच है ना, पब्लिक प्रोटेस्ट अगर भारी पैमाने पे निकला तो जब भी चेंज हो सकता, नहीं तो अदरवाइज इलेक्शन कमीशन विल कंटिन्यू अपने ये भी है, क्योंकि अभी SAR बाकी के 11 स्टेट्स में भी कंटिन्यू करने का अभी उन्हें ऐलान कर रहे हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखा जाएगा आगे चल के क्या होता। जी SIR को लेके भी मेरा ये सवाल था कि अब दूसरे स्टेट्स में भी इसी तरह SIR होगा? हाँ डेफिनेटली, क्यों बोले तो अब बिहार का इलेक्शन से पहले जो फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज़ करने के बाद में और रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने रीट्रेट कर रहे, मतलब बार बार बता रहे कि भाई हम वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल और 11 स्टेट्स में हम SIR टेकअप करने वाले हैं, एक्सेप्ट असम छोड़ के। मेरे ख्याल से असम के क्यों उसका कुछ रीज़न बता रहे थे, मगर असम में तो नहीं होगा, बाकी के स्टेट में होगा, जिसमें इमीडिएटली स्टार्ट होगा वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो बाकी तेलंगाना में भी ऑलरेडी मैं कहीं देखा था एक आधा न्यूज़ रिपोर्ट्स, यहाँ पे भी कार्रवाई शुरू हो गई, मतलब इंतजामात कर रहे हैं यहाँ पे भी SIR होना बोल के। जबकि SIR बिहार के SIR को लेके इतना बड़ा सा अप्रोर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि भाई जितने वोट्स आप निकाल दिए उसके बाजू में आप रीज़न बताओ बोल के। बिहार में ये SIR टेक ओवर करने का मेन रीज़न क्या बताई थी इलेक्शन कमीशन? वहाँ पे घुसपैठियाँ हैं, है ना, बांग्लादेश से उधर से आगे लोग उसमें नॉन रेसिडेंट इन्फिल्ट्रेटर्स बोलते हैं ना, जो घुसपैठियाँ, तो वो लोग हैं, इसीलिए उनको वीड आउट करने, मतलब उनको डिलीट कर देना है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना, बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो लोग इस मुल्क के सिटीजन्स नहीं हैं, इसीलिए उनको वहाँ से निकालने के लिए ये हम SIR टेकअप करें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बोल के। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में जो ये लोग रिकॉर्ड्स पेश करें, रिपोर्ट डाले, उसमें एक भी बताए इंस्टेंस बोले तो एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये घुसपैठी है, ये सो बोल के एक भी नहीं है, पूरे कहीं भी एंट्री नहीं है, पूरे जो है डुप्लीकेट नेम्स है, नॉट फाउंड है, मतलब वहाँ पर वो मौजूदा एड्रेस पे वो बंदा नहीं है वहाँ पे। और दूसरा है कि भाई डुप्लीकेट है, एक नाम दोबारा लिखा गया, ऐसा बताए, मगर कहीं पे भी घुसपैठियाँ हैं बता, लेकिन मतलब कुछ करने की ज़रूरत क्या है वहाँ पे? अगर तो मगर ये 65 लाख लोग को कैसा निकाल दिए, कौन से बुनियाद पे निकाल दिए? तो मतलब SIR का नाम पे अब वो लोग वोटर लिस्ट को क्या बोलते हो, सफाई करने की काम नहीं चल रही है, सफाई हो रही। किसकी सफाई हो रही? वो लोगों की वोटर नहीं है जिसके ऊपर उनको डाउट है, सस्पिशन है कि आप उनको वोट नहीं करते, तो आपका नाम निकाल दो वोटर लिस्ट से। ये तो बिल्कुल वही हो रहा ना। तो बिल्कुल अब पूरे लोग अब ये इतना बड़ा सा अप्रोर क्यों हो रहा? अप्रोर का मतलब ये प्रोटेस्ट, मतलब लोग क्यों आवाज़ उठा रहे? ये जो जितने भी हैं इंटेलेक्चुअल्स वगैरह, जो भी दानिशमंद लोग क्यों आवाज़ उठा रही है यहाँ पे? इसमें डेफिनेटली कुछ है। अब मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई एक जब भी ये सवाल उठता है तो बताते कि भाई आप तेलंगाना में आप जीत गए, वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई, कर्नाटका में जीत गए, वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई, आप झारखंड में जीत गए, आप वोट चोरी नहीं होगी। बल्कि ये सवाल बीजेपी का सवाल क्या है, आप वहाँ पे क्यों बात नहीं कर रहे? वहाँ पे भी वोट चोरी होंगी, तो वोट चोरी सिर्फ हम जहाँ पे बीजेपी जीती वहीं पे वोट चोरी हुई क्या बोल के? तो इसके वजह से क्या हुआ, अपोजिशन को थोड़ा सा
सेटबैक के जैसा दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ये असली चाल है, यहाँ पे भी असली चाल है। जैसा कि ये एक दिखा के अब जैसा कि खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करेंगे, जितना भी हिंदी बेल्ट है जहाँ पे जैसा कि छोटा स्टेट हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे सिर्फ 2 MP 3 MP रहते हैं, वहाँ कांग्रेस जीतो बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं है। झारखंड में भी MPs का नंबर कम है, वही मायने में देखा गया तो तेलंगाना में भी नंबर कम है, मगर यूपी में 80 MP सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में 40, महाराष्ट्र में 49 एंड चेंज जैसा। ये पूरे स्टेट्स जितने स्टेट्स अब बीजेपी के ग्रिप में हैं, पूरे जो है MPs का नंबर देखिए आपका वहाँ पे। मध्य प्रदेश, हरियाणा इस वास्ते कि हरियाणा वहाँ पे फार्मर्स का ग्रिप बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ उसमें मेन रोल किसका था? हरियाणा का था, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश हरियाणा के वहाँ पे जो है वो स्टेट्स में पावर होना, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन, कल फार्मर्स का एजिटेशन को रोकना है बोले तो वो स्टेट्स पे ग्रिप नहीं है, तो आज नहीं तो फार्मर्स फिर कहीं उनका MSC मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिमांड अभी भी पेंडिंग है, वो कभी भी फिर रोड पे आ सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो है ये सिर्फ ये जो बीजेपी का जो मेन काउंटर अटैक है, अटैक के पीछे बहुत बड़ा मंशा है उनका। इसको लेके बीजेपी डेफिनेटली, और अगर SAR हो गया, अगर बिहार में कल रिजल्ट बीजेपी की पॉजिटिव आ गई तो समझो यहाँ पे कल तुम्हारा भी वोट नहीं रहेगा, मेरा भी वोट नहीं रहेगा, हाँ आइंदा चल के, बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस रूलिंग है, करने वाला इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी हो सकता। इलेक्शन कमीशन ओपनली इतना बयास क्यों नजर आता है? जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में हुकूमत संभाली, जब से एक सिस्टमैटिक तौर पे अपने आइडियालॉजी को लोगों को लेके आके अब मेन की पोस्ट में अपॉइंट कर लेने की कोशिश चल रही है, वो तो हो रहा था ये। इसके ऊपर राहुल गांधी भी इसके पहले भी 2-3 बार इवन पार्लियामेंट में भी जो है उन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाए थे। तो अभी इलेक्शन कमीशन में कोई बीजेपी का आइडियालॉजी, RSS का आइडियालॉजी है या नहीं है, अपन वो क्लियर कट नहीं बता सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी अपने लोगों को बिठाने के वास्ते बीजेपी जो है ग्राउंड आराम से ग्राउंड बना ली थी, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। वो क्या बोले तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 मेंबर बेंच एक जजमेंट दिया था कि भाई जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, बिकॉज इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना है, तो इलेक्शन कमीशनर के अपॉइंटमेंट के लिए एक जो कमेटी बैठती है उसमें से लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, ये तीनों बैठ के इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करना बोल के, वो जजमेंट को भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यानी NDA गवर्नमेंट ओवरटर्न कर दी, करके एक लेजिस्लेशन पास कर दी, मतलब एक नया कानून बना लेके जिसमें से चीफ जस्टिस का नाम हटा दिए। मतलब अब चीफ जस्टिस वो कमेटी में नुमाइंदगी नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर रहते और उनके साथ में कैबिनेट के एक मिनिस्टर रहते, ओके। और वो कैबिनेट मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते, मतलब उन्होंने नुमाइंदगी फलाने कैबिनेट मिनिस्टर एक कमेटी में रहना बोल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद ये तीनों बैठ के, मतलब अब 2 हुकूमत के तरफ से हैं, एक बंदा अपोजिशन का है, तो 2:1, एक का हो जा मेजॉरिटी वोट तो उनका ही। तो अब इलेक्शन कमीशन में जो भी बैठा उसको हिम्मत क्या है, निकाली नहीं थी, उसको कोई निकाल नहीं सकते उसको। तो डेफिनेटली अब उतना अच्छा एश्योरेंस आपको मिल गया तो आपकी रुझान किधर रहती, जो आपको वो सीट पे बिठाया उसके तरफ ही रहती ना। तो ये तो आम पब्लिक भी समझ सकते हैं कि भाई ये हो रहा, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है उसका विकार बढ़ने का जाके ये जो पूरे है ये। अब कल बिहार में भी अगर इलेक्शन में फिर बीजेपी जीत गई तो और इल्ज़ाम सहना पड़ता इलेक्शन कमीशन को। इशाकी साहब, इलेक्शन कमिश्नर को जो कमेटी अपॉइंट करती है उसी में का एक सदस्य जब उससे सवाल पूछे उसके काम को लेके
तो उसका कोई जवाब ना हो, कोई एक्शन ना ले, ऐसे में क्या होगा? यस, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपॉइंटमेंट कमेटी में रहते, चले इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कमेटी में, लेकिन मेजॉरिटी तो किसका है? हुकूमत के तरफ के नुमाइंदगी का है, प्राइम मिनिस्टर का है और कैबिनेट मिनिस्टर का है। तो अगर चीखो चिल्लाओ, अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो भी है, अभी तो परसों के जो अपॉइंटमेंट में जब खरगे थे, ये अपॉइंटमेंट हुए को, तो खरगे को बुलाया तो करे लोग नहीं गए, तो कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं करे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो उनका कोई दाल गलने वाला ही नहीं है, जो जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं वो लोग। तो इसीलिए वो जैसा कि राजीव कुमार, इनसे पहले ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे, उनके ऊपर भी कितना ऐसा एलिगेशंस आए थे, वो सब कुछ लोगों के याद होंगे मेरे ख्याल से। उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आए थे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के कंडक्ट करे थे उन्होंने। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार आए थे, अब उनके साथ में उन्होंने बिहार, और उससे पहले बिहार इलेक्शन नहीं पहले यही शायद, मेरे को जितना तक है पहले। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, उनका बाल बाका नहीं कर सकता, तो वो भी एक हिम्मत होंगी। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है ये कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये अनडिज़ायरेबल है। तो जो भी एक रियल फ्री डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, तो पार्टीज पूरे आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा के साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ आए और हमारे दर्शकों को बेहतरीन इंसाइट्स दिए इस विषय पर। थैंक यू। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस के लिए ट्यून कीजिए यूट्यूब चैनल कैंडिड टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, खुश रहिए।